डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग पढ़ रहे थे पिछला वीडियो जो हमारा गया रेशियो का, अनुपात आपने पढ़ लिया है। अब अनुपात के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा एवरेज, औसत। और देखा जाए औसत क्या होता है। औसत एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत तरह के सवालों में आपको देखने को मिल जाएगा। एवरेज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट ही इतना बढ़िया है कि बहुत तरह के सवालों में इसका इस्तेमाल होगा। और वह औसत, अगर आप सांख्यिकी पढ़ेंगे तो सांख्यिकी का जो पहला हिस्सा है समांतर माध्य, वह भी औसत का ही एक हिस्सा है, या कह लो औसत समांतर माध्य ही है। तो इस तरह से हम लोग देखा जाए कि औसत क्या होता है, सवाल उसके कैसे बनते हैं, क्या क्या पूछा जाता है। एक प्रश्न कम से कम लगभग हर परीक्षा में आपको औसत का देखने को मिल जाएगा। दो भी मिल सकता है, दो से ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन, अधिक से अधिक दो क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। और पढ़ते हैं औसत क्या है। हम लोग पढ़ेंगे औसत, एवरेज। अब एवरेज क्या है, अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि जैसे कोई चीज ऐसे बनी हुई है और उसके बीचों बीच एक लाइन खींच दिया जाए तो उसे एवरेज कहा जाएगा। एवरेज समझे ना, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, एक बीच का रास्ता। जैसे एक आदमी के पास 7 रुपया है, एक आदमी के पास 3 रुपया है। एवरेज बनाना है आपको। इनसे कहा जाए भाई साहब 2 रुपया उनको दीजिए, अगर 2 रुपया दे दिए तो भाई साहब ये भी 5 हो गए, ये भी 5 हो गए। ना 7 की बात मानी गई, ना 3 की बात मानी गई, बीचों बीच में आ गए 5 पर। अब आप समझ गए होंगे एवरेज क्या हुआ, कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच एक ऐसी लाइन है जहां से उनके एवरेज, अगर आप उसमें देखें वेव में, तो एम्पलीट्यूड कहा जाएगा उसको, बराबर हो सबके, है ना। तो आओ समझा जाए एवरेज क्या है, कैसे निकालेंगे हम लोग। देखा जाए औसत जब हम निकालते हैं तो ये एक छोटा सा फार्मूला बन जाएगा, पदों का जोड़ बटा पदों की संख्या। बहुत बेसिक फार्मूला है, द सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। पदों का जोड़, पदों का योग बटा पदों की संख्या। अगर कहीं पर यह बात लिखी है, इसका मतलब औसत पर बात हो रही है। सभी पदों को जोड़ दिया जाए और उनकी संख्या से उसमें भाग दे दिया जाए। ये जो बीच वाली लाइन की बात मैं कर रहा था, जैसे 7 और 3 का मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो 7 और 3 अभी मैंने कहा इनसे कहा जाए भाई 2 रुपया उनको दे दीजिए, ये तो मैंने कहा। लेकिन मान लो हम निकालना ही चाहें इसका औसत, क्योंकि यह 2 पद है इसलिए इनको जोड़ करके 2 से भाग दिया जाए, तब देखो 10/2 और आपका उत्तर 5 बन जाएगा। यही कहानी है एवरेज की। पदों का जोड़, जितने सारे टर्म दिए जाए सबको जोड़ दिया जाए और कितने टर्म थे उससे भाग दे दिया जाए, तो एक ऐसी लाइन तैयार हो जाती है जो ना मैक्सिमम होती है ना मिनिमम होती है, बीच वाली लाइन होती है। तो अगर इस फार्मूले में हम योग ज्ञात करना चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं कि हमको पदों का योग पता चल जाए, तो पदों का योग होता है औसत गुणा पदों की संख्या। औसत गुणा पदों की संख्या। देखो ये पदों की संख्या इस साइड जाएगा तो गुणा ही करेगा, तो पदों का जो योग होगा औसत गुणा पदों की संख्या हो जाएगा। औसत का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक। अब एक और स्थिति देखिए, जब आप चाल देखते होंगे, औसत चाल भी निकाली जा सकती है इसी प्रकार से। औसत चाल, अलग अलग दूरियां अलग अलग समय से तय की जा रही हैं। हम लोग जब गाड़ियां चलाते हैं तो देखें आप, एक चाल से तो कभी चलते ही नहीं है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कुछ दूरी किसी चाल से, कुछ दूरी किसी चाल से, कुछ दूरी किसी चाल से। अब हमको एवरेज चाल बताना होता है तो क्या करते हैं, सभी दूरियों को जोड़ लेते हैं और कुल कितना समय लगा उससे भाग दे देते हैं, पता चल जाता है कि कौन सी औसत चाल थी। तो हम कह सकते हैं औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी, और बटा कुल समय, लिया गया कुल समय। यानी जितनी दूरी तय किया गया है
और जितना समय है उस दूरी को समय से भाग दे दिया जाएगा तो औसत चाल आपका बनकर तैयार हो जाएगा। इतनी बात हो गई हमारे औसत चाल की। कभी कभी एक स्थिति ऐसी बन सकती है कि जो दूरी है ना वो बताई ना जाए, केवल ये कह दिया जाए कि बराबर दूरी थी। जैसे उदाहरण में एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल गया और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया, औसत चाल बता दो। अब इसमें तो दूरी बताई नहीं गई कि कितना दूर स्कूल था, दूरी नहीं बताई गई, चाल बता दिया गया और तब भी हमको औसत चाल बताना है। ध्यान रहे कभी भी चाल प्लस चाल जोड़ करके आप औसत नहीं निकाल सकते। औसत निकालने के लिए जो फार्मूला है फार्मूला ही है कुल दूरी बटा कुल समय होना चाहिए। ऐसी स्थिति में एक नया फार्मूला क्रिएट हो जाता है। आओ देखा जाए वो नया फार्मूला क्या है। देखो दो सिचुएशन में बताऊंगा। यदि दो बराबर दूरियों को क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करें तो औसत चाल क्या बन जाएगी। फार्मूला बनता है 2xy अपान x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो कहने के नाम पर तो ये शॉर्ट ट्रिक फार्मूला आप कह सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है नहीं। ये बना हुआ है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पर। आपको अगर मैंने बताया कि औसत जो होता है समांतर माध्य होता है, तो अगर आप सांख्यिकी में जाएंगे तो वहां समांतर माध्य ही नहीं होता है, गुणोत्तर माध्य भी होता है, हरात्मक माध्य भी होता है। अब अगर तीन तीन प्रकार के माध्य क्यों दिए गए हैं? जब समांतर माध्य से सारे सवाल हो जाते तो बाकी माध्य देने की जरूरत क्या थी? नहीं भाई, समांतर माध्य से सारे सवाल नहीं हो सकते, है ना। कभी दर परिवर्तन की कहानी आए, रेट, तो दर परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए हम लोग गुणोत्तर माध्य का इस्तेमाल करते हैं। और जब कभी वस्तुओं में वेलोसिटी पाई जाए, गति पाई जाए, ऐसे स्थान पर हम लोग हरात्मक माध्य का इस्तेमाल करते हैं। आप में से जिन्होंने कक्षा 12 पढ़ा होगा मैथमेटिक्स से, तो हरात्मक माध्य के बारे में जानते होंगे। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो x1, x2, x3 डॉट 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 xn पदों का हरात्मक माध्य बताओ। अगर मान लिया हमसे पूछ लिया जाए तो क्या निकालोगे आप? तो आप निकालोगे, क्योंकि कुल n पद है इसलिए n अपान 1 अपान x1 प्लस 1 अपान x2 प्लस 1 अपान x3 और डॉट 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 प्लस 1 अपान xn। ये फार्मूला होता है n पदों के हरात्मक माध्य का। अब अगर हम अपने फार्मूले में देखें इस वाले सवाल में, तो मैं देखता हूं इसमें दो दूरियां हैं। क्या रहा है? दो दूरियां हैं, दो बराबर दूरियां हैं। तो n की जगह हम 2 लिख सकते हैं, लिख दिया, अपान। अब दोनों की चाल दिए हैं x और y, तो x और y जो दिए गए हैं उनको हम लोग रेसिप्रोकल में लिखेंगे। हम लिख सकते हैं 1 अपान x प्लस 1 अपान y। अब देखो ये हरात्मक माध्य होगा, दो दूरियां थी और अलग अलग चाल x और y था, उनको हमने रेसिप्रोकल में लिखा, तो ये क्या बन जाएगा? 2 अपान, इसको जोड़ेंगे तो बनेगा x प्लस वाई अपान एक्स वाई। और आप जानते हैं एक्स वाई यहां पहुंचेगा तो क्या बन जाएगा? 2xy अपान x प्लस वाई। तो मैंने ये जो सूत्र लिखा है ये वाला, ये और कुछ नहीं है, ये हरात्मक माध्य है। क्योंकि अब चूंकि हरात्मक माध्य यहाँ हमको बताना नहीं था, हमको केवल ये बताना था कि फार्मूला बना कहाँ से। तो जब भी कभी दो बराबर दूरियां आ जाए तो वहां पर इस फार्मूले का इस्तेमाल आप बिंदास कर सकते हैं, बिंदास, है ना। और अभी मैं आगे चलकर यह भी बताऊंगा कि मान लीजिए आपको यह फार्मूला नहीं याद है, तब आप क्या करेंगे? तब और अच्छे से लगा लेंगे, आराम से लगा लेंगे। अभी क्या है, हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं तो सारी बात लिखते चलें, एक कॉपी में अच्छा रहेगा, नोट कर लेंगे तो बाकी सवाल लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे यह दो दूरियों की कहानी है, ऐसे ही तीन दूरियां हो सकती हैं। और देखा जाए अगर तीन दूरियां हैं क्या हो जाएंगी? मैं लिखता हूं, तीन बराबर दूरियों को
तीन बराबर दूरियों को क्रमशः x, y तथा z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करें तो औसत चाल होगा 3xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx किलोमीटर प्रति घंटा। मैं चाहता हूं कि आप इसको लिखने का तरीका सीख जाएं। जरूरत नहीं है, तरीका सीखने में क्या फायदा मिल जाएगा कि आपको याद करने का तनाव नहीं रहेगा, आराम से याद रहेगा। ऐसे ही अगर मैं बिना स्टेटमेंट लिखे यह बताऊं कि अगर मान लो 4 दूरी है और उन्हें तय किया जाए A, B, C और D की चाल से, तो क्या फार्मूला बना सकते हैं? आप बनाएंगे 4ABCD अपान ABC प्लस BCD प्लस CDA प्लस DAB। ये फार्मूला बन गया। ऐसे आपने देखा 2 दूरियां हो गई, 3 दूरियां हो गई, 4 दूरियां हो गई, 5, 6, 7, 8 दूरियां हो गई। उनके लिए फार्मूला और जटिल होता चला जाएगा, जो कि गणित के लिए ठीक नहीं है इतने बड़े फार्मूले। तो क्या करना पड़ेगा, आगे चलकर इनको हम लोग लघुत्तम से डील कर लेंगे आराम से, कोई समस्या नहीं है। ठीक, तो हमने बात बताया कि हाँ चलो दूरी और चाल से संबंधित औसत में क्या पूछा जाता है। इतना जानने के बाद जब आप जाते हैं तो आप जानते होंगे क्रिकेट एक गेम है, तो क्रिकेट में 2 प्रकार के औसत पूछे जाते हैं। एक बल्लेबाज का औसत पूछा जाता है और एक गेंदबाज का औसत पूछा जाता है। और खूब बने हुए सवाल है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप देखेंगे कि बहुत तरह के सवाल इस तरह बनते हैं। तो दोनों तरह के औसत पूछे गए, तो चलो दोनों के फार्मूले लिख लिए जाए। और देखते हैं, प्रश्न है बल्लेबाज का औसत बताओ क्या हो सकता है। बल्लेबाज को बैट्समैन कहा जाएगा। बल्लेबाज का औसत, अगर आप बल्लेबाज का औसत देखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, बनाए गए कुल रनों की संख्या, बनाए गए कुल रनों की संख्या अपान खेले गए कुल पारियों की संख्या, कुल पारियों की संख्या। यानी वह आदमी, यानी जो बल्लेबाज है, उसने जितना भी रन बनाया है कुल रन ऊपर लिख दीजिए, और वह रन बनाने में उसने पारियां कितनी खेली वो नीचे लिख दीजिए, भाग दे दीजिए, उसका औसत मिल जाएगा। ठीक है, प्रति पारी औसत मिल जाएगा। इसमें एक शर्त भी है, जहां क्या है, जहां नॉट आउट को पारी नहीं गिना जाता, लेकिन रन जोड़ा जाता है, लेकिन अब ये देखो क्या मतलब हुआ इसका। जैसे मान लो एक बल्लेबाज है, उसने कुल 15 पारियां खेली और मान लो उसने 300 रन बना लिया। मान लो 15 पारियां खेली और 300 रन बना लिया, लेकिन उन 15 पारियों में 5 पारियों में वो आउट ही नहीं हुआ था। 15 पारियां जरूर खेला है, लेकिन 15 पारियों में से केवल 10 पारी में आउट हुआ है, 5 पारी में आउट ही नहीं हुआ, तो नाबाद रहा वो। तो अगर नहीं आउट हुआ तो 15 पारी नहीं काउंट किया जाएगा, 10 पारी काउंट किया जाएगा। यानी 300 रन ऊपर और नीचे केवल 10 लिखा जाएगा और उसका एवरेज 30 बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जब कभी वो आउट नहीं होगा तो उसे पारी में काउंट नहीं किया जाएगा। हाँ, उसमें जो रन बनाया होगा उसे जरूर जोड़ लिया जाएगा, कुल रनों में उसका रन जोड़ा जाएगा, लेकिन कभी भी नॉट आउट को पारी नहीं कंसीडर किया जाता। ये कॉशन है उसके साथ। तो अब चलो बल्लेबाज का औसत आपको मिल गया है। अब जरा गेंदबाज का औसत देख लिया जाए। गेंदबाज का औसत क्या है? जब आप गेंदबाज का औसत देखते हैं तो ये बनता है कि दिए गए कुल रनों की संख्या, जैसे बल्लेबाज रन लेता है, बनाता है,
ऐसे ही गेंदबाज रन देता मतलब लेता है, क्या कह दिए, गेंदबाज जो होता है ये रन देता है, बल्लेबाज रन लेता है और गेंदबाज रन देता है ना। तो क्या लिखेंगे, दिए गए कुल रनों की संख्या, दिए गए कुल रनों की संख्या अपान लिए गए कुल विकेटों की संख्या, कुल विकेटों की संख्या। जो है गेंदबाज होगा उसका औसत निकालना होगा, तो जितना भी रन उसने अब तक दिया है और अपान जितना विकेट भी उसने लिया है भाग दे देंगे, उसका औसत आ जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बल्लेबाज का औसत अगर बड़ा गिनती आएगी तो महान बल्लेबाज कहलाएगा। ऐसे ही गेंदबाज का औसत जितनी छोटी गिनती आए उतना ही महान गेंदबाज कहलाएगा। दोनों में इतना अपोजिट संबंध है। यहाँ बड़ी गिनती है तो बहुत खुशी की बात है, और यहाँ छोटी गिनती है तब बहुत खुशी की बात है। अगर कहीं आ जाए गेंदबाज का, कोई गेंदबाज है जिसका रन औसत रन है 5 रन प्रति विकेट, 5 रन प्रति विकेट इतना खतरनाक गेंदबाज होगा कि बल्लेबाज जो खड़ा रहेगा उसके हाथ से बल्ला छूट के गिर जाए। भाई सबको पता है कि अगर इसने 5 रन दिया तो विकेट ले जाएगा पक्का। हर 5 रन पर उसने 1 विकेट लिया है, बहुत खतरनाक गेंदबाज माना जाएगा। हालांकि ऐसा कोई है कि नहीं है, मुझे जानकारी इसकी नहीं है क्रिकेट के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने औसत का कुछ बेसिक बातें देखी, अब मैं कुछ हिंदी के शब्द लिख रहा हूं, 3 लाइनें। वो 3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी जो औसत को डिफाइन करेंगी। आओ समझा जाए क्या है 3 लाइन। तो पहली लाइन हमारी ये है, यदि किसी समूह का औसत ज्ञात हो, यदि किसी समूह का औसत ज्ञात हो तो औसत के बराबर मूल्य लेकर किसी पद को शामिल करें, किसी पद को शामिल करें अथवा निकाल दें, यानी इंक्लूड करें या एक्सक्लूड करें, निकाल दें, तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसका क्या मतलब है, यानी औसत के बराबर मूल्य लेकर किसी पद को शामिल करें अथवा उसे निकाल दें तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी स्थान पर 20 लोग हैं और उनके पास एवरेज 500 रुपया है, तो बताओ कुल कितने हो गए, 10,000 हो गए क्या। कहीं पर 20 लोग हैं, उनका औसत 500 रुपया है। अचानक एक आदमी और ग्रुप में शामिल हो रहा है, कह रहा भाई मेरे पास 500 रुपया है, मुझे ग्रुप में शामिल करें। तो अगर एक नया आदमी हम शामिल करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 500, तो हमारे पास हो जाएगा 10,500। अब लोग कितने हो जाएंगे, 21, पहले 20 थे। अब जरा भाग देकर देखो, 21 बच्चे 105, अब भी औसत 500 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। एकदम इसी तरह से अगर मान लीजिए एक आदमी उस ग्रुप में से निकाल दिया जाए, भाई जाओ तुम यहां से निकल जाओ, और जाने वाले आदमी के पास 500 रुपया है, तो क्या होगा, हमारे ग्रुप के पास कुल मिला के 10,000 रुपया था और एक आदमी वहां से निकाला जा रहा है 500 रुपया वाला, तो जा रहा है तो कितना बचेगा हमारे पास, 9500 बचेगा। और लोग कितने बचेंगे, 20 में से एक चला गया, 19 लोग बचे होंगे, और 19 का औसत निकालोगे, 19 बचे 95, और फिर से औसत वही 500 आया। आप मेरी बात समझ पाए कि अगर किसी ग्रुप का औसत ज्ञात है तो औसत के बराबर मूल्य लेकर कोई शामिल हो जाए अथवा निकल जाए तो औसत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रभाव कब पड़ेगा, जब औसत से अधिक अथवा कम लेकर आए अथवा जाए, तब पूरे औसत को डिस्टर्ब करेगा।
डिस्टर्ब करेगा, यानी उसकी गिनती बदल देगा। और अगर उसके औसत के बराबर आ रहा है या जा रहा है, औसत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हो गया आपका पहली लाइन, जो कि आपने समझ लिया। तो 3 लाइनें लिखनी है, इसमें से एक लाइन आपने समझ लिया और दूसरी लाइन समझा जाए। दूसरी लाइन क्या होती है इसकी, जरा ध्यान से देखें। यदि समूह के सभी पदों में, समूह के सभी पदों में किसी संख्या से प्लस माइनस मल्टीप्लाई या भाग करें तो औसत में भी वही संगत प्रक्रिया कर दी जाती है। संगत प्रक्रिया माने होता है करेस्पॉन्डिंग रिएक्शन, यानी अगर आपने सभी पदों में कुछ जोड़ा है तो औसत में भी जोड़ लीजिए, अगर सभी पदों में से कुछ घटाया है तो औसत में से भी घटा दीजिए, गुणा किया है तो गुणा कर दीजिए, भाग किया तो भाग कर दीजिए। हम लोग उदाहरण से समझ सकते हैं, कर दी जाती है। देखो वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास 20 लोग थे जिनका एवरेज 500 था। अब कुल मिला के हमारे पास 10,000 रुपया था। अब हुआ क्या, एक आदमी आया और सभी को 100-100 रुपया दे दिया। कई लोग थे? 20 लोग। 20 लोगों को 100-100 रुपया प्लस कर दिया गया। तो अब बताओ, अगर 20 लोगों को 100-100 रुपया दिया गया तो पूरी क्लास के पास कितना रुपया बढ़ गया? 2,000 रुपया बढ़ गया। 10,000 तो पहले से ही था, अब 2,000 रुपया प्लस हो गया हमारी क्लास के पास। अब हमारे पास कुल हो गए हैं 12,000 रुपया, और आदमी तो अब भी 20 ही है। अगर हम भाग देंगे तो 2 छक्के 12, देखो हमारा एवरेज भी 600 हो चुका है। ध्यान से देखो, पहले एवरेज 500 हुआ करता था, लेकिन जब हमने सबको 100-100 दे दिया तो अब पूरा का पूरा क्लास का एवरेज 600 हो चुका है। सेम कहानी, अगर माइनस कर दिया होता तो माइनस करना पड़ता, गुणा कर दिया होता तो गुणा करना पड़ता, भाग कर दिया होता तो भाग करना होता। यह बात आपने ठीक से समझ लिया। अब तीसरी लाइन देखें, वो क्या है? यदि दिए गए पद समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि दिए गए पद समांतर श्रेणी में हो तो क्या होना है? उनका औसत ठीक बीच वाली संख्या अथवा अथवा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 होती है। यानी या तो बीचों बीच वाली संख्या दिख जाए, वो उसका एवरेज होगा, और अगर बीच वाली संख्या आपको नहीं दिख पा रही है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कर दे, आपका औसत बन जाएगा। अब इसका भी एग्जांपल देख लिया जाए। देखो कोई भी एपी ले लेते हैं। मान लो हमने एक संख्या लिया 2, 4, 6, 8, 10। आपको क्या लग रहा एपी में है? ये एपी किसे कहते हैं? अगर कुछ संख्या में कोई निश्चित संख्या जोड़ कर कोई सीरीज तैयार की जाए तो उसे एपी कहते हैं। देखो यहाँ +2 करके एपी बनाई जा रही है। तो हमसे कहा गया कि जो भी औसत है, इसका औसत अगर हमें निकालना हो, इनमें सबसे बीच वाली संख्या जो होगी वही हमारा औसत हो जाएगी। तो हमारा आंसर 6 आ गया। लो मैंने आंसर लिख दिया, आंसर मैंने 6 लिख दिया। ठीक, मैंने कहा था कि ठीक बीच वाली संख्या औसत आएगी। अब मान लीजिए हम ये बीच वाला देख नहीं पा रहे, बहुत सारी संख्या ले लिया जाए। यहाँ तो केवल 5 संख्याएं थी, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या ग्रुप ले लिया जाए तो नहीं दिखाई पड़ रहा बीच वाला कौन है। अब क्या करें? पहली संख्या और आखिरी संख्या जोड़ के आधा कर दो। पहली संख्या यहाँ 2 है, आखिरी संख्या यहाँ 10 है, जोड़ो अब बटा 2 करो। बताओ 12 बटा 2 कितना हुआ? फिर 6 ही आया। आया कि नहीं आया? अब आपके मन में आ रहा है हटाओ भाई ये तो आएगा। अब मान लो इसका औसत ही निकाले पहले फार्मूले के हिसाब से। पहला फार्मूला क्या था? सभी पदों को जोड़िए और बटा पदों की संख्या से भाग दे दीजिए। वह करें तभी तो वही आंसर आना चाहिए। देखो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और बटा कुल कितनी संख्याएं हैं? 5, और भाग दिया जाए। तो पहले जोड़ते हैं। 2, 4, 6,
6 6 12, 12 8 20, 20 10 30। बताओ 30/5 करें तो क्या उत्तर आएगा? 6। अब कितना इंटरेस्टिंग सवाल हो गया। अगर यह बात आपको समझ में आ गई है तो कितना आसान हो चुकी है, आओ दिखाते हैं। मान लीजिए हम आपसे कहें कि 1 से 175 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। संख्याओं का औसत बताइए। अब आप खुद कल्पना करें कि 1 से लेके 175 तक कौन लिखे, और लिखने के बाद जो बीच वाली संख्या वो कैसे लिखेगा, 30 सेकंड के अंदर कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आप कितना मजेदार बात हो गई। हमसे कहा गया 1 से शुरू करना, 175 तक खत्म करना है। माने पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या 175 है, हमें मालूम है। तो हम क्या करेंगे, 1 + 175/2 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो तो 5 1 6 176 और बटा 2 करेंगे तो 8 16 2 8 16 हमारा आंसर आ चुका। ये है फायदा। देखा आपने, चाहे जहां से चाहे जहां तक दिया जाए, कोई इसके लिए जरूरी नहीं है, बस खाली एपी होना जरूरी है और कोई जरूरी नहीं। एपी होना जरूरी, बिना एपी का नहीं हो पाएगा, फिर गलत हो जाएगा। इसलिए साफ साफ लिखा गया, यदि दी गई संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो उनका औसत निकालना ही नहीं पड़ता, सीधे उत्तर आ जाता। आपने इस पर आधारित ढेर सारे सवाल देखे होंगे कि जैसे 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, ऐसा करके सवाल, तो तीसरी संख्या बता दो या पहली संख्या बता दो या सबसे छोटी बता दो या सबसे बड़ी बना दो, ऐसे करके ढेर सारे सवाल बने हुए हैं। ऐसे सभी के सभी सवाल मौखिक हो जाएंगे आपके। उदाहरण देके दिखाता हूं। देखो एक सवाल है, यदि यदि 5 क्रमिक सम संख्याओं 5 क्रमिक सम संख्याओं का औसत ना बताए, योग बता देते। 5 क्रमिक सम संख्याओं का योग कर दे 310 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। सवाल पूछा गया, सबसे छोटी संख्या बताइए। याद करिए इस सवाल को हम लोग कैसे लगाते थे बचपन में, कैसे सोचते थे, मैं उसको याद करवा देता हूं और फिर बता देता हूं अब कैसे लगाना आपको। 5 क्रमिक सम संख्याएं, आप जानते हैं सम संख्याएं 2-2 जोड़कर बनती हैं। अगर पहली संख्या को हम x मान लेंगे तो दूसरी संख्या को x + 2 मान लेंगे, तीसरी संख्या को x + 4 मान लेंगे और चौथी संख्या को x + 6 मान लेंगे और पांचवी संख्या हो जाएगी x + 8। x + 2 x + 4 x + 6 x + 8। इन पांचों संख्याओं का जोड़ हमको बताया गया है, कितना है? 310। जोड़ा जाए 1 2 3 4 5x और प्लस 8 6 14 4 18 2 20 बराबर 310। बताओ 5x बराबर क्या हुआ? 20 वहां जाएगा, कितना हो जाएगा? 290। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 5 × 8 = 40। तो सबसे छोटी संख्या आ गई आपकी 58। क्या आ गई? 58। अगर आपको सबसे बड़ी संख्या, देखो हमसे सबसे छोटी पूछी गई थी, हमारा उत्तर बन गया 58। अगर हमें सबसे बड़ी पूछी गई होती तो हम 58 में 8 मिला देते, कितना हो जाता? 64। कितना? 8 8 8 8 16 66 आ जाता, 66। ये तो हो गया पुराना तरीका जो आपने 7th क्लास 6th क्लास में पढ़ा होगा। अब हमारे पास जब इतना बढ़िया तरीका हो चुका है तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, x मानने की भी जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, 5 सम संख्याएं हैं, उनके लिए हम 5 बिंदी खाली लगा लेंगे बस। देखो 1 2 3 4 5, 5 बिंदी लगा दी और हमको पता है कि यही वाला बीच वाला है, यही औसत होगा। और कह रहे हैं योग हमारा 310 है। 5 संख्याएं हैं जिनका योग 310 कहा जा रहा है। अगर 5 संख्याएं हैं उनका योग 310 कहा जा रहा है तो भाग देने पर उनका औसत आ जाएगा 62। बोलो 5 संख्याओं का योग 310 दिया जा रहा है तो भाग दे दिया जाए तो औसत निकल गया 62। हमको पता चल चुका है यह बीच वाली संख्या 62 है। अब अगर ये 62 है तो इसके ठीक पहले वाली 60 रही होगी, उसके ठीक पहले वाली 58 ही रही होगी। अगर इसके बाद देखें तो ये 64 ही होगी, इसके बाद वाली देखें तो 66 ही होगी। सबसे छोटी संख्या 58 है, सबसे बड़ी संख्या 66 है। दोनों आ चुका है बिना कोई x माने हुए। बात क्लियर हो रही है? अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई 5 संख्याएं थी तो बीच वाली संख्या तो आप निकाल लिए,
अगर 4 संख्या होती तो कैसे बीच वाली पा जाते? क्वेश्चन बना कि नहीं बना? बनना चाहिए था। 6 संख्या होती तो बीच कैसे जाते? जैसे 5 संख्याएं होती, 5 उंगलियां हैं, तो पिछली उंगली कौन है पता चल जाती है। लेकिन अगर 4 उंगलियां हो या 6 उंगलियां हो तो बताओ बीच वाली उंगली कौन होगी? अब समस्या आई, आओ देखा जाए। एक सवाल इस पर भी देख लीजिए। तो हम देख सकते हैं यदि 6 क्रमिक विषम संख्याओं 6 क्रमिक विषम संख्याओं का योग 504 है तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो सबसे बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या बताओ। अगर हमको x मानना होता, एक को x, x + 2, x + 4 ऐसे करते चले जाते, उत्तर तो बन ही जाता। लेकिन हमें वो इस्तेमाल ही नहीं करना। हमें क्या करना है? हम तो 6 बिंदी बनाएंगे बस। देखो 1 2 3 4 5 6। अब 6 गिनतियों में से बीचों बीच कौन है? कोई नहीं है। बीचों बीच मैंने ये लाइन खींच दिया, बीचों बीच ये लाइन है। अब कह रहे हैं योग हमारा कह रहा है 504 है। अगर योग 504 है और संख्याएं 6 हैं तो चलो भाग दे दिया जाए। 6 8 48 और 6 चौके 24, यानी इन संख्याओं का औसत 84 है। यानी जो डंडी हमने खींच रखा है यह है 84। आप जानते होंगे 2 विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या पाई जाती है, और वो सम संख्या अगर 84 है तो 84 के ठीक पहले वाली विषम संख्या 83 और 84 के ठीक विषम बाद वाली विषम संख्या 85 बन जाएगी। अब जैसे बन गई तैसे इसकी आवश्यकता अब हमारी खत्म, गायब कर दिया। अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन जरूरत नहीं बची। हमारा काम तो हो ही गया। हमको तो एक गिनती खाली पहचाननी थी, बस हमने पहचान लिया और इसको हटा दिया। अब बताओ, हमसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो भाई बड़ी पूछा गया, 85 के बाद बनेगा 87, क्या बनेगा 87, और 87 के बाद बनेगा 89। तो सबसे बड़ी वाली 89 है। अगर हमसे सबसे छोटी पूछी जाती तो 83 के पहले हम बताते 81, 81 से पहले बताते 79। तो आपने देखा कि केवल एक लाइन की जो हिंदी है, क्या हिंदी थी? दी गई सभी संख्याएं यदि समांतर श्रेणी में हो तो उनका औसत ठीक बीच वाली संख्या अथवा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 होती है। इस माध्यम से हम लोगों ने मौखिक सवाल लगाना शुरू कर दिया है ना। ये औसत का कॉन्सेप्ट है, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लो और कल से इसके ऊपर वीडियो देख लो, प्रैक्टिस मजा ही आ जाए। ठीक से पढ़ लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन तो कंफर्म है और किसी किसी परीक्षा में 2 प्रश्न भी पूछ लिए जाते, अच्छा ही रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।